नमस्कार दोस्तों। तो यूपीपीसीएस में आए हुए विश्व भूगोल से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे थे। 2012 से 18 तक हमने सारे प्रश्नों को देख लिया है। इस वीडियो में 2019 और 20 के प्रश्न हैं और इसके बाद विश्व भूगोल के 2020 तक की कड़ी वाली सारी समाप्त हो जाएगी। तो पहला प्रश्न है, स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले झीलों का सही क्रम है। तो जब आप स्वेज नहर के पास मैप में देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर सबसे पहले आपको लेक मंजला मिलेगा, फिर लेक मंजला के बाद लेक टिम्सा और फिर ग्रेट बीटर लेक और फिर लिटिल बीटर लेक मिलेगा। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। अच्छा, स्वेज नहर से संबंधित एक फैक्ट और है कि ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है। तो पहले तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है और दूसरा बात ये कि टेलीग्राफिक पठार हिस्सा उत्तर अटलांटिक कटक का है। तो ये बात आपको भी याद आ रहा होगा जब आपने पिछली वीडियो को देखा है तो। अच्छा, टेलीग्राफिक संबंधित कुछ स्टोरी है, उसको देख लेते हैं। वैसे तो टेलीग्राफिक पठार जो है एक हाइड्रोग्राफिक मिथक है, लेकिन ये इसके पीछे स्टोरी क्या है उसको देख लेते हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य में अमेरिकी समुद्र विज्ञानी मैथ्यू फोंटेन मॉरी ने समुद्री गहराइयों का चार्ट तैयार करने के दौरान यह नोट किया कि उत्तर अटलांटिक महासागर में मध्य का भाग उथला है, यानी कि थोड़ा सा ऊंचा है। वो कर क्या रहे थे? मैथ्यू फोंटेन मॉरी दरअसल चार्ट बना रहे थे समुद्र की गहराइयों का, और उसी चार्ट तैयार करने के दौरान उन्होंने ये देखा कि उत्तर अटलांटिक जो है, अटलांटिक महासागर में जो उत्तरी भाग है उसमें मध्य का भाग थोड़ा सा ऊंचा है, यानी उथला हुआ है, जिसे उसने समुद्रीय टेलीग्राफ केबल बिछाने के लिए उपयुक्त मानते हुए टेलीग्राफिक पठार का नाम दिया। और उन्होंने कहा कि समुद्र में अगर टेलीग्राफिक केबल यानी तार को बिछाना है तो इसी ऊंचे वाले पार्ट पे बिछाना चाहिए, और इसी का नाम टेलीग्राफिक पठार, इस तरह से नामकरण उन्होंने कर दिया टेलीग्राफिक। तो टेलीग्राफ वाले तार को बिछाने के लिए ये जब चुना गया तो इसी के नाम पर ही रखा गया कि टेलीग्राफिक पठार इसका नाम होगा। उसके अनुसार यह पठार अटलांटिक महासागर में न्यू फाउंडलैंड से आयरलैंड तक विस्तारित है। तो यूके के ऊपर जो आयरलैंड है और न्यू फाउंडलैंड जो आपको उत्तरी अमेरिका वाले मैप में मिलता है, तो न्यू फाउंडलैंड से लेकर के आयरलैंड तक विस्तारित है कौन? टेलीग्राफिक पठार। ये उनका मानना था, जिनका नाम क्या था? मैथ्यू फोंटेन मॉरी। नेक्स्ट बात क्या है, वर्ष 1925 से 27 के दौरान जर्मनी के अनुसंधान पोत मीटिओर द्वारा संग्रहित आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिकों ने यह माना कि वास्तव में यह पठार एक सतत कटक है जो कि अटलांटिक महासागर बेसिन में आगे तक विस्तारित है। बाद में भी जो अध्ययन हुआ है उसमें भी ये बात सामने आई है। अच्छा, एक फैक्ट और है इसके साथ कि बाद के जो फैक्ट आए हैं उसके आधार पर मध्य अटलांटिक कटक यानी कि मिड अटलांटिक रीज का नाम भी दिया गया इसको, टेलीग्राफिक पठार को मिड अटलांटिक रीज यानी ऊंचाई। मध्य अटलांटिक कटक के उत्तरी भाग को डॉल्फिन कटक भी कहते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि डॉल्फिन कटक कहाँ है? तो ये मध्य अटलांटिक कटक के उत्तरी भाग में है, मतलब कि अटलांटिक महासागर में है, ऐसे बात बनेगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि बस नेक्स्ट पॉइंट का इतना है तक ही इसका है, बाकी सब वैसे ही है। हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और उधर देश है, तो कई बार ये रिपीट हो चुका है। बिली विलीज ऑस्ट्रेलिया के पास आता है, ये उष्णकटिबंधीय मतलब ऑस्ट्रेलिया के तट पर जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आता है उसे बिली विलीज कहते हैं। उसके बाद फिलीपींस के तट पर जो चक्रवात उष्णकटिबंधीय चक्रवात आता है उसको बैगियू कहते हैं, और जापान के तट पर जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आता है उसको टैफू कहते हैं, और यूएसए के तट पर जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आता है उसे हरिकेन्स कहते हैं। तो मेन बैगियू वाला थोड़ा सा याद रखने के लिए है, बाकी तो सब याद रहता ही है, फिलीपींस और बैगियू आपको तो याद भी हो गया होगा। अभी यही बात इसमें लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ, रिवीजन भी हो जाएगा और फिर पढ़ भी लिया जाएगा। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। उन्हें उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में बिली विलीज यानी ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तर भाग और उत्तरी पश्चिमी भाग है वहाँ बिली विलीज कहते हैं, और यही चक्रवात अगर जापान में आ जाए तो उसको वहाँ टैफू या टाइफू कहते हैं, और यही उष्णकटिबंधीय चक्रवात अगर फिलीपींस में आ जाए तो वहाँ उसको बैगियू कहते हैं, और यूएसए में अगर आए तो उसे हरिकेन कहते हैं। चीन में इसी उष्णकटिबंधीय चक्रवात को टाइफून कहा जाता है, जबकि भारत में इसे चक्रवात के नाम से ही जाना जाता है। तो यही मेन बात था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर साइबेरिया पारिये रेलमार्ग पर अवस्थित है? इसी को ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग भी बोलते हैं।
तो इसको तो मैप में जब आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। वैसे इसका आंसर है विकल्प सी, जो कि सोची नाम है। तो सोची जो शहर है वो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर नहीं आता है। ट्रांस साइबेरियन जबकि आता कौन कौन सा है, कजान, ओमस्क और चिता, ये तीनों आता है। वैसे मैपिंग जरूर कर लीजिएगा। 2-3 फैक्ट है, मैं उसको सिर्फ पढ़ देता हूँ ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के बारे में। जैसे पहला ये कि इसकी लंबाई जो है 9,289 किलोमीटर है, मतलब कि 9,289 किलोमीटर लंबाई है इसकी। विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन है, तो ये एक बहुत ही शानदार फैक्ट है जिस पर क्वेश्चन बनने की संभावना लगभग बनी रहती है पीसीएस वाले एग्जाम में। अच्छा, जो कि रूस की राजधानी मॉस्को को रूस के सुदूर पूर्व के नगर व्लादिवोस्तोक से जोड़ती है। तो पहला फैक्ट ये हो गया कि इसकी लंबाई 9,289 किलोमीटर है। दूसरा फैक्ट ये हो गया कि विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन है ट्रांस साइबेरियन। और तीसरा फैक्ट ये हो गया कि ये दरअसल राजधानी जो रूस की है मॉस्को को व्लादिवोस्तोक से जोड़ती है, और व्लादिवोस्तोक सुदूर पूर्व वाले नगर हैं रूस के। इस रेल मार्ग पर कौन कौन से नगर आते हैं तो पढ़ देने से कोई लाभ नहीं होगा, आप मैप में जरूर देखिएगा और खुद से ऑब्जर्व कीजिए, कौन कौन सा ऑब्जर्वेशन कीजिए कि कौन कौन से शहर आ रहे हैं। ठीक है, जहाँ तक बात रहा सोची शहर का, जो इसके आंसर में था कि नहीं आता है, तो सोची शहर के बारे में इन्फॉर्मेशन ये है कि सोची काला सागर के तट पर स्थित रूस का नगर है, यानी ब्लैक सी के पास, जो कि उत्तरी काकेशस रेल मार्ग पर अवस्थित है। तो बस इतना ही बात था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं उसे देख लेते हैं। तो पहले जो सही है उसको देख लेते हैं। जैसे कि एक साइड पवन लिखा हुआ है देश, तो सांता आना पवन कैलिफोर्निया के पास आता है, वहाँ के स्थानीय पवन है। हबूब जो पवन है ये सूडान का है। यामो जो पवन है वो जापान का है। जबकि मिस्ट्रल के बारे में ऑस्ट्रेलिया गलत है, क्योंकि मिस्ट्रल कहाँ आता है? मिस्ट्रल दरअसल फ्रांस का एक ठंडी ध्रुवीय स्थानीय पवन है। तो मिस्ट्रल ठंडी ध्रुवीय स्थानीय पवन है जो कि रूम सागर के उत्तरी पश्चिमी भाग विशेषकर स्पेन तथा फ्रांस को प्रभावित करती है। और ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया मरुस्थल में चलने वाली गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन को ब्रिक फिल्डर कहते हैं। तो ब्रिक फिल्डर के लिए अगर आ जाए मिलान करने के लिए तो ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया मरुस्थल, ये ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 से मिलाना है फिर से, और इसमें एक साइड फिर से तूफान या हरिकेन है जो कि 2019 में आए थे, और 2019 का क्वेश्चन देख रहे हैं। तो इस क्वेश्चन से आ जाएगा क्वेश्चन, ये तो नहीं है मतलब हो सकता, लेकिन हाँ इससे आइडिया मिल जाएगा कि जो आया है, जैसे कि इस साल यास तूफान आया है, ताउक्ते आया है, तो इस तरह के और भी जो चीज़ आई है तो उससे आपको पता चल जाएगा। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो कौन सा आया है तो शायद 15 मिनट का एक वीडियो है, उसको बढ़ा के देखेंगे तो 8 मिनट में 7 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। घटना चक्र दृष्टि वाला जो है, घटना चक्र दृष्टि करंट अफेयर वाला, तो अलग से अंतर्राष्ट्रीय आपदा के नाम से एक अपलोडेड है वीडियो, अभी आज ही शायद अपलोड किया हूँ, आज या कल। तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, उससे मैच द फॉलोइंग इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे, और लगभग हर साल ऐसे क्वेश्चन हैं। तो वैसे मैं मिला देता हूँ इसको। डेरियन बहामास में आया हुआ तूफान था वो 2019 में। हेजिविस ये जापान में आया हुआ तूफान था। लेकिमा चीन में आया हुआ तूफान था। और मिटाग जेजू यानी दक्षिण कोरिया में आया हुआ तूफान था। तो ये कोई रिपीट होगा नहीं, लेकिन वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा और इस तरह क्वेश्चन बन जाएंगे। इसको पढ़ने कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। वनस्पति प्रकार और क्षेत्र है। माकची वनस्पति ये भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में मिलेगा। फिम्बस वनस्पति दक्षिण अफ्रीका में मिलेगा। और चैपरेल वनस्पति कैलिफोर्निया में मिलेगा। मैटोरेल वनस्पति ये चिली में मिलेगा। तो इस हिसाब से विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। फिर से एक बार बोल देता हूँ। माकची वनस्पति भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में, फिम्बस वनस्पति दक्षिणी अफ्रीका में, चैपरेल वनस्पति कैलिफोर्निया में और मैटोरेल वनस्पति चिली में मिलेगा। नेक्स्ट एक साइड देश है, दूसरे साइड राजधानी। तो सारा सुमेलित है, मैं सिर्फ पढ़ देता हूँ। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद। एक बार मैप में जरूर देख लीजिएगा, वहाँ पे अरल सागर आपको मिलेगा। और अरल सागर से कौन कौन से 2 देश टच करते हैं इसको देख करके और कमेंट कर दीजिए। 2 ही देश है, ये हिंट दे दिया हूँ, उसका नाम आपको बताना है। ट्रिक भी बता देता हूँ, यूके उसका ट्रिक है, कहीं बताया भी हूँ किसी वीडियो में। तो वही चीज़ में है कि उज्बेकिस्तान की ताशकंद, ताजिकिस्तान की दुशानबे, फिर किर्गिस्तान की बिश्केक और तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद राजधानी है ये सब। फिर से सूची मिलाना है 1 को 2 से। एक साइड फिर से वनस्पति क्षेत्र है और दूसरे साइड मतलब वनस्पति है, प्राकृतिक वनस्पति, और दूसरे साइड क्षेत्र है। तो अधिजीवी वनस्पति भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाई जाती है। बबूल की वनस्पति सहारा में पाया जाता है।
और बायोबाब ये सवाना में, और देवदार ये भूमध्य सागरीय एक तरह से वनस्पति का प्रकार है। भूमध्य सागरीय वनस्पति में देवदार होता है। नेक्स्ट सेम बात लिखा हुआ है तो मैं फिर से पढ़ देता हूँ, दोहराव हो जाएगा। देवदार भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, बायोबाब सवाना क्षेत्र में, बबूल सहारा क्षेत्र में, अधिजीवी वनस्पति भूमध्य रेखीय क्षेत्र में मिलता है। तो भूमध्य रेखीय में अधिजीवी वनस्पति है, भूमध्य सागरीय में देवदार। नेक्स्ट फिर से सुमेलित करना है, जनजाति और स्थान है। तो इस तरह क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, जो सुमेलित नहीं है उसको देखना है। तो देखिए जो सुमेलित है उसे देख लेते हैं। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में मिल जाएगी। अच्छा, कांगो से याद आया, कांगो नदी को भी जायरे नदी कहते हैं, और जायरे नदी या कांगो नदी दरअसल विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो ये भी एक फैक्ट है जिस पे क्वेश्चन बन जाता है। अच्छा, फिर मुझे ये बताइए कि कौन सी वो नदी है अफ्रीका की जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, और जाम्बिया के पास वो नदी है, मैंने हिंट दे दिया है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अंगामी नागालैंड की जनजाति है। एनू ये जापान की जनजाति है, देखिए आया हुआ है जब इस तरह से मिलाने के लिए। और किर्गिज सूडान की नहीं बल्कि मध्य एशिया की जनजाति है। तो फिर से बोल देता हूँ एक बार सही कि पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में, अंगामी जनजाति नागालैंड में और एनू जनजाति जापान में पाई जाती है, जबकि किर्गिज जनजाति मध्य एशिया में पाई जाती है। तो बस इतना ही बात था। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो बड़े शिकारों की भूमि दरअसल उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश को कहा जाता है। तो बड़े शिकारों की भूमि उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश को। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। अच्छा, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, फिर थोड़ा सा व्याख्या पढ़ देता हूँ, रिवीजन हो जाएगा। पूरी दुनिया में सवाना प्रदेश में प्रत्येक वर्ष हजारों बड़े जानवरों को शिकार के द्वारा मारा जाता है, इसलिए इस प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है। तो ये इसके पीछे की स्टोरी है। 2019 का समाप्त हो गया, 2020 का देख लेते हैं। वीडियो लंबा तो नहीं हो रहा है? चलिए कोई नहीं, लास्ट वीडियो है तो थोड़ा देख लीजिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित है उसे देख लेते हैं। देश और लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र के नाम हैं। तो कजाकिस्तान में करागांडा जो है वो लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र है। यूक्रेन में क्रिवोई रोग, और जर्मनी में ये नोरोमैंडी लिखा हुआ है, गलत है क्योंकि नोरमैंडी जो लौह खनिज क्षेत्र है वो फ्रांस में है, और फ्रांस का ये पायरेनीज। तो पायरेनीज और नॉर्मंडी ये दोनों, नॉर्मैंडी और पायरेनीज कहाँ मिलता है? ये फ्रांस में मिलेगा ये शहर, और ये लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है विश्व में। सही फिर से पढ़ देता हूँ। कजाकिस्तान में लौह खनिज क्षेत्र करागांडा है, यूक्रेन में क्रिवोई रोग है, फ्रांस में नॉर्मैंडी, और फिर से फ्रांस में पायरेनीज है। नेक्स्ट, विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? तो खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है भूमध्य सागरीय प्रदेश में। विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, भूमध्य सागरीय प्रदेश का एक नाम और है, क्या है? उसको बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क ग्रीष्म जलवायु प्रदेश। तो फिर से बोलता हूँ, उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क ग्रीष्म जलवायु प्रदेश, इसी को भूमध्य सागरीय प्रदेश भी बोलते हैं। नेक्स्ट, सूची 1 को 2 से मिलाना है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात और देश, तो बैगो ये मतलब देख रहे हैं ना, पिछली बार 19 में भी आया, फिर 20 में भी पूछ रहा है, हर साल पूछ रहा है उष्णकटिबंधीय चक्रवात और देश। कुछ तो रिपीटेड, जैसे ये क्वेश्चन तो बिल्कुल रिपीटेड है, सेम वही क्वेश्चन पूछ दिया है। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर बनाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैंने सारे सेगमेंट के लगभग अपलोड कर दिए हैं, और उसको जरूर आप देख लीजिए। 30 से 35 क्वेश्चन तो ऐसे ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली लड़ जाएगा। कुछ क्वेश्चन तो देखिए ये सबूत है, 19 का 20 में डायरेक्ट आ गया है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात और देश, तो बैगो जो है वो फिलीपाइंस में, मतलब फिलीपींस देश में आपको जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उसको बैगो कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो आएगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात उसको हरिकेन कहते हैं, और चीन में जो आता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात उसको टाइफून कहते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आता है उसको बिलीबिलीज कहते हैं। अच्छा, तो एक बात बताइए, भारत में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आता है उसको क्या बोलते हैं? उसको चक्रवात ही बोलते हैं। नेक्स्ट, बस वही चीज़ें हैं, फिर से ज़्यादा ही रिपीटिशन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? तो डार्लिंग श्रृंखला अगर आपको देखना है दुनिया के मानचित्र पर, तो आपको ऑस्ट्रेलिया के मानचित्र को देखना होगा, और पश्चिमी भाग में जब आप देखेंगे वहाँ वेस्टर्न टेरिटरी नाम से एक जगह मिलेगा। वेस्टर्न टेरिटरी में ही आपको ये डार्लिंग श्रृंखला मिल जाएगी। तो चूंकि यहाँ पर अवस्थिति पूछा है, तो दक्षिण पश्चिम तट जो है, दक्षिण पश्चिम तट, पश्चिम कोई ऑप्शन में है ही नहीं, तो दक्षिण पश्चिम तट पे आपको डार्लिंग श्रृंखला मिल जाएगी, डार्लिंग रेंज के नाम से, इंग्लिश वाला अगर मैप है आपके पास तो।
वही चीज़ इसमें भी लिखा हुआ व्याख्या में कि डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी तट पर अवस्थित है। यह श्रृंखला पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया राज्य में है। तो एक राज्य है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, उसी में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। वहीं पर आपको गिब्सन डिजर्ट भी मिलेगा, ग्रेट विक्टोरियन डिजर्ट भी मिलेगा, और भी मतलब 5 डिजर्ट वहीं पर आपको मिल जाएगा बीच बीच में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है। तो अगुल्हास धारा जो है वो हिंद महासागर से संबंधित है, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। बाकी जो और भी अन्य है उसको भी देख लेते हैं, जैसे फ्लोरिडा जलधारा ये अटलांटिक महासागर में है, कनारी ये अटलांटिक महासागर में मिलेगा, अगुल्हास धारा हिंद महासागर में, और क्यूराइल धारा ये प्रशांत महासागर में। अच्छा, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में कई एक बार नहीं एक से अधिक बार आए हुए हैं। नेक्स्ट, सूची 1 को 2 से फिर से मिलाना है। निर्जातीय समूह और देश है, देखिए 19 में पूछा था फिर 20 में पूछ दिया, बस थोड़ा सा अलग है। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि ये सब हॉट टॉपिक है निर्जातीय समूह, ये सबको पढ़े बिना अगर कोई यूपीपीसी से एग्जाम देने जा रहा है तो रिस्क जोन में है वो। लिखा हुआ है यहूदी इजराइल के निर्जातीय समूह है, टेडा ये लीबिया के निर्जातीय समूह है, बेजा ये मिस्र के निर्जातीय समूह है, और लूर ये ईरान के निर्जातीय समूह हैं। वैसे अभी ईरान के राष्ट्रपति कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइए तो। नेक्स्ट, अच्छा वही चीज़ें फिर से पढ़ देता हूँ। यहूदी इजराइल से संबंधित हैं, टेडा लीबिया से, बेजा मिस्र से, और लूर ईरान से। तो लूर ईरान की जनजाति है। लूर को कुछ कुछ राज्यों में बुद्धि के रूप में भी बोलते हैं कि लूर है कि नहीं है, मतलब बुद्धि है कि नहीं है। तो लूर ये जनजाति का नाम भी है, ईरान की जनजाति लूर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो देश और राजधानी, तो जो सही सुमेलित उसको देख लेते हैं। जैसे मोरक्को की राजधानी रवात है, सही है। मोरक्को से याद आ रहा है इब्न बतूता मध्यकालीन इतिहास में, और रेहला नामक पुस्तक इसने लिखी थी, तो मोरक्को से ही आया था वो। मोरक्को की राजधानी रवात है, ट्यूनीसिया की राजधानी ट्यूनिस है, अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स है, और केप वर्डे ये गलत लिखा हुआ है। तो बमाको दरअसल माली की राजधानी है, केप वर्डे की नहीं। तो इसलिए करके ये डी जो है इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यही गलत है। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मार्सबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है। तो मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक है, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। पढ़ देता हूँ व्याख्या भी। दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मार्सबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र मैग्नीज खनिज का प्रमुख उत्पादक है। अच्छा, खनिज से संबंधित क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं। तो खनिज वाले जो घटना चक्र आर्थिकी का आया था चैप्टर, उसको मैंने अपलोड कर दिया है, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें से 1-2 क्वेश्चन तो एकदम सीधा सीधा पूछ लेगा, तो और हर साल पूछता है, तो उसको देख लीजिएगा। बढ़ा करके देखेंगे तो 7-8 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट, सूची 1 और 2 को मिलाना है। पर्वत और देश है, तो एटलस पर्वत मोरक्को में है, मिलेगा आपको, जो उपलब्ध विकल्प है उसके हिसाब से कह रहा हूँ। किलिमंजारो ये तंजानिया में मिल जाएगा, चिम्बाराजो ये मिलेगा इक्वाडोर के पास, और पायरेनीज ये मिलेगा फ्रांस और स्पेन में मिल जाएगा पायरेनीज। तो इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर है। फिर से एक बार पढ़ देता हूँ, रिवीजन हो जाएगा। एटलस मोरक्को में मिलेगा, किलिमंजारो तंजानिया में, चिम्बाराजो इक्वाडोर में, पायरेनीज फ्रांस या स्पेन में। नेक्स्ट, मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है, तो टीन उत्पादन के लिए मलेशिया में प्रसिद्ध है किंटा घाटी। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। तो ये सब नए नए फैक्ट हैं, इसको क्या पता अभी ये जा रहे हैं एग्जाम देने, अब यही रिपीट हो जाएगा। तो किंटा घाटी टीन उत्पादन के लिए, और ये मलेशिया में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। तो किन देशों से होकर गुजरती है उसे देख लेते हैं पहले। गैबोन और सोमालिया से होकर गुजरती है। तो 2 देश तो नाम में याद रखिए, सोमालिया और गैबोन, ये दोनों देश से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। बाकी जो नहीं है उसको छोड़ देते हैं, नाम ही नहीं याद रखेंगे। बस ये बात याद रखना है कि विषुवत रेखा कुल मिलाकर के 13 देशों से होकर गुजरती है। और अगर आपको मैपिंग करना है तो कर लीजिए, वहाँ पर ब्राज़ील मिलेगा सबसे पहले, दक्षिण अफ्रीका में दक्षिण अमेरिका में पहले ब्राज़ील, इक्वाडोर, कोलंबिया, तो ये 3 देश तो मिल गए आपको दक्षिण अमेरिका में। फिर आइए आप अफ्रीका में, तो साओ टोम और प्रिंसिप, फिर कंगो गणराज्य, तीसरा युगांडा, और चौथा सोमालिया, और 5वां गैबून, और छठा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, और 7वां केन्या। तो ये आपको इतना सारे 7 देश मिल जाएंगे अफ्रीका में ही। फिर तो 7 हो गया और 3 हो गया, 7 3 10, 3 देश और बचे, इंडोनेशिया, मालदीव, किरिबाती, ये 3 देश आपको इधर मिल जाएंगे एशिया साइड में। तो 13 देश कुल मिलाकर के विषुवत रेखा। अच्छा, विषुवत रेखा से याद आया, मैंने अभी बोला था कि विषुवत रेखा जायरे या कांगो नदी को 2 बार काटती है, और एक प्रश्न पूछा था कि कौन सी ऐसी अफ्रीका की नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। वो जाम्बिया के पास आपको मिल जाएगी, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। मैं इंतजार कर रहा हूँ दिल से आपके आंसर का, ठीक है। ये समाप्त हुआ, आपको धन्यवाद।
और मैं क्या बार बार बोलूँ, अच्छा नहीं लगता है। बाकी तो आप खुद ही समझदार हो, कर ही रहे हैं शेयर, सब्सक्राइबर धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। बस मेरा टारगेट है कि 1000 तक पहुँचा है। आप जितना मदद कर सकते हैं करिए। थैंक यू आपको।